जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश सर और आपके एग्ज़ाम LT GIC एंड GIC प्रवक्ता और साथ में आपके एग्ज़ाम TGT और PGT ओके, इन परीक्षाओं को देखते हुए जो मैंने यह डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट के पूरे टॉपिक डिटेल में और साइंटिफिक तरीके से मैं पढ़ा दूँ। ओके, एकदम फ्री, यूट्यूब पर एकदम फ्री क्लास, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिर्फ आपको मेरा साथ देने की ज़रूरत है और मैं आपको ज्ञान दूंगा और आप मेरा सपोर्ट करिए। थोड़ा चैनल को आप लोग अपने सहयोग से ग्रोथ करा दीजिए कि जिससे मैं बहुत जल्द अपने जो मिशन मेरा है उसमें मैं कामयाब हो जाऊं कि डिजिटल बोर्ड और सारे सिस्टम व्यवस्था को लेकर के मैं 24 घंटे मेरा क्लास चलेगा, यूट्यूब पर चलेगा। कोई न ऐप रहेगा, न इसके लिए आपसे कोई शुल्क लिया जाएगा। ज्ञान मेरा, मेहनत आपकी। ओके, एकदम फ्री। और ये मेरा वादा है और आप लोग सपोर्ट सहयोग जितना मेरा करेंगे उतना जल्दी मैं अपने वादे को साइंटिफिक रूप में, प्रैक्टिकल में मैं ला दूंगा। थोड़ा सा इस समय ऑफलाइन क्लासेज इतना अधिक रहती है कि सुबह से शाम तक मेरे को समय नहीं मिल पाता है, रात को 8 बज जाते हैं, तो इसीलिए रात में ही समय मिलता है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि रात में 5 से 6 घंटे, 4 घंटे, जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। और 3 महीने में आप लोगों को हिस्ट्री का कोर्स मैं कंप्लीट करा दूँगा, डिटेल समझा करके। 3 घंटे 4 घंटे डेली मैं क्लास लूँगा, क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, तो आइए इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और यह सेशन हम लोग प्रारंभ करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसके पहले वाला भी टॉपिक मैं अच्छे से समझा दूंगा और पढ़ा भी दूंगा। ओके, जो स्टोन एज है और जिसको ताम्रपाषाण काल, उसके बाद ताम्रपाषाण काल है, यह सब भी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो आइए इस टॉपिक में हम लोग शुरू करते हैं। और क्वेश्चन आंसर की भी श्रृंखला प्रारंभ की है, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चन है और बहुत साइंटिफिक तरीके से मैं पढ़ाता हूं। आप देखेंगे कि जब मेरे से पढ़ने लगेंगे आप लोग तो टू दी पॉइंट साइंटिफिक तरीके से, अन्य किसी टीचर से आपको पढ़ने की इच्छा ही नहीं करेगी। ओके, तो आइए, यह टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता और अथवा, ओके, यानी अथवा इसी को कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो नाम पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि क्यों दो नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, क्यों दो नाम आया। ओके, लेकिन इसको आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले इसके इंट्रोडक्शन पर हम लोग देख लेते हैं, यानी भूमिका क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन यानी भूमिका पर, इंट्रोडक्शन पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, जिसे आप भूमिका कहते हैं। ओके, तो भूमिका पर हम लोग इसके डिस्कशन कर लेते हैं और बहुत ही नॉलेजेबल है, यह आपको ध्यान रखना है। ओके, बहुत ही नॉलेजेबल इंट्रोडक्शन यानी भूमिका है, जिस पर हम लोग डिस्कशन करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि यह सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सबसे पहले विचार कौन व्यक्त किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ यानी भारत में हम लोगों का अभी तक का जो इतिहास, जो हिस्ट्री हम लोग स्टडी करते थे, यानी आवर पास्ट में जा कर के, अपने पास्ट में जा कर के स्टडी करते थे, तो वह कहाँ से करते थे। तो अभी तक हम लोग जो स्टडी करते थे वह वैदिक एज से करते थे, वैदिक काल से करते थे। और वैदिक काल के आगे का जो इतिहास था, ओके, यानी हमारा जो अतीत कहते हैं, उस इतिहास के बारे में हमें अभी जानकारी नहीं थी। वह डार्कनेस था, अंधकार युग था, यानी अंधकार में था, हाइड था, छिपा हुआ था। लेकिन एक बात थोड़ा सा इनडायरेक्ट रूप में हम लोग किसी अन्य पर्सन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, हम लोग थैंक्स बोलना चाहेंगे। कारण क्या है कि ब्रिटिश सरकार भारत में आई, यानी अंग्रेज आए भारत में व्यापार करने, पैसा कमाने। ये तो बात अच्छी है कि भारत का उन्होंने शोषण किया, ठीक है, लेकिन उसका
कुछ प्रतिफल भी हमें मिला। क्या मिला? उनसे ज्ञान विज्ञान मिला। इसके बाद हमारे यहाँ कुछ आधुनिक इन्वेशन हुए, ओके, जैसे ट्रेन इत्यादि, कल कारखाने आधुनिक, ओके। और फिर पश्चिमी सभ्यता से हम लोगों का संपर्क हुआ, जिससे भारतीयों का भी नॉलेज ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा, यानी ग्रोथ किया। तो इस बात से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, भले इनडायरेक्ट में ही मिला लेकिन मिला। तो अंग्रेज ही भारत में आए तो वह हम लोगों से अधिक नॉलेजेबल थे और उनके पास संसाधन भी थे। उन लोगों के ही प्रयासों से इस इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। ओके, तो कब जानकारी प्राप्त हुई उस पर देख लिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और इसके पहले जो ताम्र पाषाण काल के बारे में, चैल्कोलिथिक एज का हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में जानकारी। और सबसे पहला जो हम लोगों का इतिहास प्रारंभ होता है स्टोन एज यानी पाषाण काल यानी पत्थर का युग या प्रस्तर का युग यानी प्रस्तर का काल। तो प्रस्तर का काल, ताम्र काल, फिर कांस्य काल यानी संधव सभ्यता के बारे में, यह सभी जो सभ्यताएं थी हम लोगों की हाइट थी, छिपी हुई थी जमीन के अंदर, इसके बारे में जानकारी अंग्रेजों ने दिया। तो कब से प्रारंभ हुआ इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1826 से तात्पर्य है 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी, तो इस 19वीं शताब्दी में पहली बार सन क्या है 1826 आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1826 से तात्पर्य है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेज विद्वान व्यक्ति चार्ल्स मैसन थे। ओके, चार्ल्स मैसन या चार्ल्स मैसन साहब थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम जानकारी प्रदान की थी, यानी संधव सभ्यता के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले जानकारी इन्होंने ही दी। ओके, और उस समय जो भारत में ब्रिटिश गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यह पूछा जाता है चार्ल्स मैसन किसने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सूचना दी या जानकारी दिया? चार्ल्स मैसन ने दिया। और उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी उस समय गवर्नर जनरल ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड एमहर्स्ट थे। ओके, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके 1853 यानी 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का यानी उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में हड़प्पा का सर्वे किया। अब यहाँ पर छोटा सा मैप मैं बना करके आप लोगों को बता देता हूँ कि यह हड़प्पा क्षेत्र कहाँ था। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह जो क्षेत्र था, यह जो क्षेत्र है, यह इस समय तो इंडिया ऐसा है लेकिन उस समय हम लोगों का अफगानिस्तान तक था। तो यह हड़प्पा, यह हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा। ओके, यह रावी नदी के पास है और यह सिंध नदी आके मिल जाती है। तो यह रावी रिवर और यह सिंध नदी में आके मिल जाता था। ओके, यह ऊपर से सिंध नदी और यह अरब सागर अरबियन सी में आकर के सिंध नदी मिल जाती थी। तो हड़प्पा साइट यही था, रावी नदी के किनारे। ओके, यह हड़प्पा स्थल था। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस हड़प्पा स्थल का 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, अब अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? इंजीनियर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में इंजीनियर थे। और इन्होंने इस हड़प्पा साइट का जा करके सर्वे किया। क्यों? क्योंकि चार्ल्स मैसन साहब ने जानकारी दी। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट साहब, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि जो ब्रिटिश कंपनी भारत में आई थी उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना और यहाँ से धन कमाना। ठीक है, तो यह सब खुदाई करके जमीन के अंदर क्या क्या छिपा है भारतीयों से संबंधित, इसके बारे में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी। ओके, तो फिर आगे चल करके 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया
और वहाँ से ईंट लाए, ध्यान रखना है, ब्रिक्स लाए, ईंट लाए। अब ऐसा क्यों किए, क्या ज़रूरत थी? तो यहाँ ध्यान रखना है कि इस नदी को मैं हटाता हूँ और यहाँ मैं बताता हूँ। देखिए ये लाहौर स्थान है और लाहौर है और यह कराची है। मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। यह अरब सागर में यह कराची बंदरगाह आज भी है और यह लाहौर है, यानी लाहौर साइट है। और कराची से लाहौर तक के बीच में रेलवे लाइन बिछाए जाने के लिए सर्वे करना था। ओके, अब आप कहेंगे कि रेलवे लाइन की ज़रूरत पाकिस्तान में क्या पड़ गई थी उस समय? तो आप जानते हैं कि आज भी पाकिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र अफीम उत्पादन का क्षेत्र था। अंग्रेजों को क्या चाहिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था? पैसे चाहिए था। ओके, इसलिए जब इस बंदरगाह का निर्माण हो जाएगा तो अफीम आसानी से अरब सागर में आ जाएगी और फिर पानी के जहाज, जिसे आप जलपोत कहते हैं, उस पर वह लाद करके कहाँ भेज दिया जाएगा? यूरोप यानी इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। ओके, आसान हो जाएगा काम, यानी ट्रांसपोर्ट का जो काम है आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इस लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाना था, उसका सर्वे करने के लिए 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजा गया था और वह जाकर के सर्वे किए। तो सर्वे किए तो हड़प्पा साइट का भी, लाहौर रास्ते में ही था तो हड़प्पा साइट का भी सर्वे उन्होंने किया और वहाँ से ईंट लाए और इसकी सूचना ब्रिटिश सरकार को दिए। और उस समय गवर्नर जनरल जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, लॉर्ड डलहौजी साहब थे। उन्होंने फिर इस पर ध्यान नहीं दिया। कारण क्या था कि लॉर्ड डलहौजी साहब भारत में साम्राज्य विस्तारवादी थे और यहाँ से उनको पैसा चाहिए था, धन चाहिए था। ओके, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर आगे चल करके 1856 में जब रेलवे ट्रैक यानी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और आप लोग जानते हैं कि रेलवे लाइन बिछाई जाने का जो काम था, यहाँ देखिए कराची टू लाहौर, कराची से लाहौर हमने लिख दिया है, से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और यह कार्य जो इंजीनियर थे किनके द्वारा किया जा रहा था? विलियम बंटन या ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। ये दोनों ब्रदर थे, भाई थे, इंग्लैंड के थे, सिविल इंजीनियर थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, सिविल इंजीनियर थे। और विलियम बंटन और जॉन ब्रंटन की देख रेख में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था बिछाने का। ओके, अब रेलवे ट्रैक पर आप जानते हैं कि कंक्रीट चाहिए। आजकल भी रेलवे ट्रैक पर जो स्मॉल पेबल स्टोन के आप देखते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, इसलिए कि ट्रैक जाम भी रहे और वर्षा इत्यादि में मिट्टी का कटान भी ना हो, दो फायदों के लिए। तो इसीलिए कराची से रेलवे लाहौर तक रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही थी उसके लिए कंक्रीट चाहिए। इन्होंने इस हड़प्पा जो माउंट था, टीला था, उसका सर्वे किया और वहाँ पर इन लोगों को लगा कि वहाँ पर कंक्रीट अच्छे किस्म की है और उसका प्रयोग हम इस रेलवे लाइन के लिए कर देंगे। तो जब इन लोगों ने इस हड़प्पा टीले का यानी माउंट की खुदाई कराने लगे, टीले की खुदाई कराने लगे, तो वहाँ से ब्रिक्स, ईंटें निकलने लगी, मुहरें निकलने लगी, मिट्टी के बर्तन निकलने लगे। ओके, आवास के साक्ष्य मिलने लगे। तो इन लोगों ने खुदाई रोक दिया और ब्रिटिश सरकार को इसकी सूचना दिए। और ब्रिटिश सरकार को जब सूचना दिए तो लॉर्ड डलहौजी साहब, भारत में साम्राज्य विस्तारवादी का काम, उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चल रहा था, हड़प नीति का सिद्धांत, प्रिंसिपल आप लोग जानते होंगे, और गोद प्रथा निषेध, उस पर आगे हम लोग डिटेल वर्णन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई और इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए यह काम फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो टीला था उसकी खुदाई रुक गई। ओके, अब यहाँ पर लेकिन इस बात की सूचना जब इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम को दी गई तो वह जा कर के 1856 में जा कर के पुनः वहाँ पर सर्वे किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस तरफ से कोई पॉजिटिव, उनका ब्रिटिश सरकार का कोई पॉजिटिव जो आंसर था नहीं मिल रहा था, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने भी कोई विशेष दिलचस्पी या रुचि नहीं लिया। ओके, जा कर के पुनः सर्वे करके गो बैक हो गए, यानी वापस चले आए। उस समय वह
ईस्ट इंडिया कंपनी के बर्मा कोर में इंजीनियर थे। ओके, और ढाका में रहते थे, मतलब उनका जो नियुक्ति थी, अपॉइंट थे, वह ढाका में, तो बर्मा कोर में वह तैनात थे, मतलब उस समय सेवा में थे। इसके बाद आगे चल करके पुनः यहाँ पर हमने लिख भी दिया है 1856 में पुनः अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इन्हीं के प्रयासों से, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब के प्रयासों से 1861 यानी 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सेटअप किया गया, यानी इसकी स्थापना हुई। ठीक, और उस समय भारत के जो वायसराय थे, यानी भारत के ब्रिटिश सरकार के जो प्रमुख थे, शासक थे, लॉर्ड कैनिंग साहब थे, वायसराय के पद पर थे। तो गवर्नर जनरल कब वायसराय हुए, हम लोग आगे डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। लॉर्ड कैनिंग साहब, अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग साहब ने इस पर हामी भरी और इन्हीं के समय में 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। क्योंकि वह अलेक्जेंडर कनिंघम साहब 1861 में इंजीनियरिंग सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। ओके, यानी वह 60 साल के हो चुके थे, और जब इधर से सेवानिवृत्त हो गए तो अधिक समय तक, कुल 24 साल तक इंजीनियर के पद पर भारत में सेवा दिए थे। तो ब्रिटिश सरकार में उनकी अच्छी पकड़ थी और बड़े ऑनेस्ट अधिकारी के रूप में भी थे। तो उन्हीं के प्रयासों से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई लॉर्ड कैनिंग साहब के समय में। जब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई तो अब यह काम तेज कर दिया गया, इसलिए कि इसके पहले तक जो भी 1826, 1853, 1856 में जो भी सर्वे का काम किया गया था वह साइंटिफिक तरीके से नहीं किया गया था, क्योंकि कोई ब्रिटिश सरकार के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था जो इस दिशा में स्पेशली वर्क करे। ओके, तो यह ध्यान देना है। अब तो 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग साहब के समय में हुई। तो फिर इस क्षेत्र में, यानी हड़प्पा, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में सर्वे का कार्य तेज कर दिया गया, और फिर 1875 में यह कार्य अलेक्जेंडर कनिंघम साहब के, क्योंकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे, डायरेक्टर के पद पर अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को ही नियुक्त किया गया, इसलिए कि वह भारत के क्षेत्रों में का उन्हें विशेष अनुभव था और 24 साल तक इंजीनियर के पद पर भी रह चुके थे। ओके, सेवा दे चुके थे। तो इसीलिए जब 1875 में यह पुनः गए हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किए, तो वहाँ से इन्हें एक मुहर सील की प्राप्ति हुई। ओके, फिर आगे चल करके इस कार्य को उन्होंने जारी रखा, लेकिन ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड लिटन जब भारत के वायसराय बने 1876 से 80 तक थे, तो इस क्षेत्रों में इस पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग था, इस पर विशेष उन्होंने ध्यान नहीं दिया, विशेष फोकस उनका नहीं रहा, भारतीयों के प्रति उनकी सोच नेगेटिव थी। ओके, फिर आगे चल करके 1892 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1892 ईस्वी में एक और वायसराय थे, लॉर्ड लैंसडाउन साहब। तो लॉर्ड लैंसडाउन साहब के भी समय में उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, और इन्हीं के समय में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को उन्होंने धन देना क्या कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। और जब धन देना बंद कर दिया तो सरकार ने, यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि सरकार ने धन देना बंद कर दिया। तो जब आप धन देना बंद कर देंगे तो उसके अधिकारियों का सैलरी कैसे होगा, वे लोग काम कैसे करेंगे, समझ ना। तो इस प्रकार बंद कर दिया गया। तो फिर सर्वे का काम और खोज का काम सब ठप पड़ गया, रुक गया। ओके, लेकिन आगे हम लोग चलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके समय में फिर बंद कर दिया गया। तो वायसराय जो रहेंगे 1892 में लॉर्ड लैंसडाउन साहब, तो लॉर्ड लैंसडाउन साहब थे। ओके, और फिर आगे चल करके लॉर्ड कर्जन साहब जब भारत के वायसराय बने। ओके, और लॉर्ड कर्जन साहब 1899 से 1905 ईस्वी तक थे। तो लॉर्ड कर्जन साहब बने तो पुनः इन्होंने क्या किया कि पुरातत्व विभाग को सेटअप किया, यानी 1902 के अधिनियम के द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पुनर्जीवित किया
और 1904 ईस्वी में जो पुराने इमारतें थी, अभिलेख थे, ओके, वस्तुएं थी, उनके संरक्षण देने के लिए पुरातत्व डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग को भी स्थापित किया। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और जब स्थापित कर दिया तो इस विभाग पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इस पुरातत्व विभाग का जो चीफ था यानी डायरेक्टर, जिसे आप महानिदेशक कहते हैं, जॉन मार्शल साहब को नियुक्त उन्होंने किया। जॉन मार्शल साहब को नियुक्त किया और यह 1928 ईस्वी तक इस पद पर बने रहेंगे। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जॉन मार्शल साहब 1928 ईस्वी तक इस पद पर रहेंगे। 1902 में इनकी नियुक्ति कर दी गई थी, ये भी लंबे समय तक। तो इन्हीं के प्रयासों से, जॉन मार्शल साहब के प्रयासों से 1921 में 1921 में इस हड़प्पा नामक स्थल यानी साइट की खुदाई की गई, यानी एक्सकवेट किया गया। ओके, खुदाई किया गया। और यह खुदाई का कार्य किसने करवाया? तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, राय बहादुर दया राम साहनी के द्वारा। तो उस समय निर्देशन कौन करते थे? डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल साहब। उनके देखरेख में खुदाई का काम किसने करवाया? राय बहादुर दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में कराया गया। इस प्रकार हड़प्पा नामक जो पहला साइट था, स्थल था, उसकी खुदाई 1921 में कराई गई। इसके बाद इस जॉन मार्शल साहब के ही प्रयासों से फिर पास में ही सिंधु नदी घाटी में पास में ही मोहनजोदड़ो साइट था, उस स्थल की भी खुदाई 1922 ईस्वी में कराई गई। और इसके बाद एक के बाद एक स्थलों की खुदाई लगातार जारी रहा। फिर स्थल मिलते गए। तो प्रारंभ में हड़प्पा नामक साइट की खुदाई की गई तो यह लगा कि एक दो स्थान हो गए, इसलिए जॉन मार्शल साहब ने इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दे दिया। ओके, लेकिन आगे चल कर के जब स्थान अधिक मिलने लगे और सिंध नदी घाटी में सबसे अधिक पाए गए और फिर भारत के क्षेत्रों में दो तीन स्थल, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में सोर्तगोई और मुंडी गाक, हम लोग स्पेशल मैप पर हम आपको दिखा देंगे, मिलने लगे। फिर पाकिस्तान का क्षेत्र सप्तसंधव यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी घाटियों में मिला। भारत के क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मिला। तब फिर हड़प्पा सभ्यता इसका नाम समीचित नहीं लगा, इसलिए फिर इसका नाम इन लोगों ने चेंज कर दिया। क्या कर दिया गया? हड़प्पा से सबसे अधिक स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में मिला, इसलिए सिंधु नदी घाटी की सभ्यता इसका नाम रख दिया गया, अथवा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यह था इंट्रो, भूमिका। ओके, और आप लोग बड़े अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। क्यों? क्योंकि फिर से शार्ट में आपको बता देते हैं, नए लोग जो हैं स्टूडेंट समझ जाएंगे। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की जानकारी दी थी। फिर उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे। 1853 में इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा साइट यानी स्थल का सर्वे किया था और वहां से ईंट लाए थे। फिर 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और यह रेलवे लाइन बिछाने का कार्य इंजीनियर विलियम बंटन और जॉन बंटन के द्वारा किया जा रहा था। 1800 तो यहीं पर किया जा रहा था। तो हड़प्पा साइट कंक्रीट ट्रैक पर कंक्रीट डालने के लिए जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो वहां से ईंटें, मुहरें, समझ जाना, भवनों के साक्ष्य मिलने लगे। तो इन लोगों ने खुदाई रोक दिया और ब्रिटिश सरकार को इसका मैसेज दिया। फिर आगे चल करके 1856 में पुनः अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने हड़प्पा साइट का सर्वे किया। इसके बाद 1861 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सेटअप कब किया गया, एग्जाम में पूछा जाता है। 1861 और लॉर्ड कैनिंग साहब उस समय भारत के वायसराय थे।
प्रमुख थे, ओके, या वायसराय थे। इसके बाद 1875 में हड़प्पा का सर्वे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने किया और फिर वहां से मुहर लाए। फिर 1892 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को धन देना सरकार ने बंद कर दिया, इस प्रकार इस पर रोक लग गया, ओके। और इसके बाद फिर लॉर्ड कर्जन के समय में पुनः पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की 1902 में स्थापना हुई और पुरातत्व विभाग को भी स्थापित किया गया 1904 में, और उसके महानिदेशक जॉन मार्शल साहब ने को बनाया गया, जो 1928 तक इस पद पर रहे। कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। और इनके प्रयासों से 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में ही किया गया, ओके। और इस प्रकार यह हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन था, भूमिका थी। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ओके। इसके नामकरण पर भी हम लोग डिस्कशन कर लिए, भौगोलिक विस्तार, और इसका जो भौगोलिक क्षेत्र था, एरिया था, कैसा था, त्रिभुजाकार था कि चतुर्भुजाकार था कि आयताकार था या वर्गाकार था, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर इसका नामांकन, इसके टाइम, तिथि पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और फिर हम लोग एक के बाद एक साइटों पर भी डिस्कशन करते जाएंगे, ओके। तो फिर हम लोग अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।